आज की कहानी कई 100 सालों से पाले गए एक भयानक जिन की है। कई देशों में काला जादू करके किसी के परिवार को तबाह करने के लिए जिन भेजना बहुत खतरनाक काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। अक्सर अपने ही लोग ईर्ष्या में आकर एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। नए शहर में आने के बाद विन के परिवार के साथ भी ऐसी ही घटनाएं होने लगती हैं और पहली ही रात से एक भयानक जिन उनके पूरे परिवार को सताने लगता है और असर करता है विन की छोटी बेटी पर। लेकिन जिस इंसान ने इस जिन को इनके परिवार के पीछे लगाया था उसके बारे में विन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैसे फिल्म के बिल्कुल एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो इन सब के पीछे मौजूद असली गुनहगार का चेहरा ही बदल देगा और आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि रियल लाइफ में अगर आपके या किसी के साथ भी ऐसा हो जाए तो इससे निकल पाना कितना मुश्किल होगा। तो क्या है वो ट्विस्ट, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में नी नाम की एक लड़की को जंगल के बीच से दौड़ते हुए देखते हैं जहां उसका पीछा कर रहे थे उसके पिता और तोहा नाम का एक व्यक्ति। नी को पकड़ते ही यह दोनों उससे पूछने लगते हैं कि उसकी परदादी का जिन कहाँ है, पर नी यहाँ बार बार इनकार करती रहती है कि उसके पास कोई जिन नहीं है। तभी उन्हें नी के पास से एक छोटी सी वस्तु मिलती है जिसमें वह जिन कैद था। लेकिन जैसे ही वह आदमी इसे हाथ में लेता है उसे महसूस होता है कि जिन अब उसके अंदर नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नी को एक पेड़ से बांध दिया गया था और तोहा उसके अंदर से जिन को निकालने की कोशिश कर रहा था। अचानक पलक झपकते ही उसके अंदर का जिन जाग उठता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, मैं नी को अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊंगा। इतना कहते हुए उसके अंदर मौजूद जिन उन दोनों के सामने नी की एक आंख निकाल देता है और एक डरावनी हंसी हंसता है। इसी के साथ यह दृश्य यहाँ से कई साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि नी अब बूढ़ी हो चुकी थी और एक घर के सामने खड़ी होकर उस घर को अजीब तरीके से घूर रही थी। यानी इस घर में कोई न कोई रहस्य था जिसे हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। अब हमें कार से बैंकॉक से नराठीवत नाम के एक गांव में जाते एक परिवार को दिखाया जाता है। परिवार में थे पिता विन, माँ जोई, बड़ी बेटी मीना और छोटी बेटी लिन। यहाँ विन अपने किसी ऑफिशियल काम से इस गांव में जा रहा था। उनकी बातचीत से पता चलता है कि उनकी सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो थी और विन ने बैंक से लोन तक लिया हुआ था, जिस वजह से जोई और विन में झगड़ा भी होता है। यानी उनके रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं थे और उनकी बेटियों को भी इसका अंदाजा था। सुबह होते होते वो सभी उसी घर में पहुंचते हैं जिसके सामने हमने बूढ़ी नी को देखा था। वैसे ये घर एक समंदर के किनारे था जहाँ उन्हें लेकर आया था विन का पुराना दोस्त जद। वैसे जद और विन बचपन से दोस्त थे और विन इसी इलाके में पला बड़ा था और अब नौकरी के सिलसिले में कई साल बाद फिर से यहाँ लौट आया था। यहाँ विन तुरंत ही अपने किसी काम से जद के साथ निकल जाता है। उधर छोटी बेटी लिन घर को घूम घूम कर देख रही थी। घूमते घूमते वह ऐसे कमरे में पहुंचती है जहाँ दीवार पर एक बड़ा सा फोटो टंगा था। वहीं तस्वीर के नीचे एक पक्षी जैसा दिखने वाला कोई चीज भी रखा हुआ था। लिन इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ के एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहाँ से बेसमेंट में जाने का रास्ता था, पर तभी हम उसके पीछे के दरवाजे को अपने आप खुलते और बंद होते देखते हैं। उसी शाम विन जब घर लौटता है तो जोई उसे बताती है कि उसे बैंक से एक लेटर आया है। चिट्ठी देखकर विन बहुत टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि यह लेटर उनके असेस्ट के बैंक द्वारा जब्ती के थे। जोई उसे कहती है इसी वजह से वह यहाँ लौटना नहीं चाहती थी क्योंकि शहर में रहकर दोनों कुछ एक्स्ट्रा काम करके पैसे चुका सकते थे। पर तभी वहाँ लिन आकर अपने घर वापस चलने को कहती है क्योंकि उसे यह जगह पसंद नहीं आ रही है, जिस वजह से विन और लिन में बहस होने लगती है। पर जोई उस वक्त किसी तरह मैटर को शांत कर देती है। अगले दिन घर में रखे पुराने सामान देखते हुए जोई को एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था जिन और ब्लैक जादू को अपने से दूर कैसे रखें। पर उस किताब के कई पन्ने खाली थे। वह किताब अपने पास रखकर बाकी चीजें मीना और लिन को देते हुए उन्हें बेसमेंट में रख आने को कहती है। दोनों बहनें जब वहाँ जाती है तो मीना को वहाँ पहले से रखी पुरानी चीजों में एक माला और यह अजीब सी चीज मिलती है जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी जानवर के सींग थे। मीना उसे जैसे ही हाथ में उठाती है उसके बगल में कुछ हिलता है। तभी उसके माँ के बुलाने की आवाज सुन मीना वह सींग अपनी जेब में रख लेती है और दोनों बहनें माँ के पास चली जाती हैं। उधर विन अपने दोस्त जद के साथ कब्रिस्तान गया था। कफन में लिपटी लाश को कब्र में रखने के बाद जैसे ही लोग वहाँ से हटते हैं विन देखता है कि लाश जोर से कांप उठती है। यह देखकर वह डर जाता है। तभी वे देखते हैं कि वहाँ मौजूद लोग लाश को दफनाने के बजाय दूसरी तरफ इकट्ठा हो गए हैं। असल में वहाँ एक लड़की को जिन ने वश में किया था। यहाँ हमें उसी मौलवी को दिखाया जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, यानी तोहा, जो अब बूढ़ा हो चुका है। उसे यहाँ पता चलता है जिस लड़की पर जिन का असर है वह लड़की असल में नी की नातिन है और उस लड़की पर भी नी की परदादी का जिन ही चढ़ा है। यहाँ मौलवी तोहा के साथ उसका बेटा डिंग भी था जिसे इन जिन को देखकर ही डर लगता था। इसलिए मौलवी खुद लड़की को बचाने के लिए रुकिया की दुआ पढ़ना शुरू करता है। ये सुनकर जिन चीखने लगता है लेकिन मौलवी नहीं रुकता, जिस वजह से लड़की तड़पते
हफ्ते उल्टी करने लगती है और जिन के असर से आजाद हो जाती है। यह सब विन और जद दूर खड़े देख रहे थे। वैसे मौलवी इन दोनों को पहले से ही जानता था। मौलवी विन को देखकर बहुत खुश होता है, पर अभी जो हुआ था उससे विन थोड़ा हैरान था। मौलवी बताता है कि यहाँ ऐसे मामले अक्सर होते रहते हैं, ये कोई अजीब बात नहीं है। उसी रात मीना के पास हमें वही सींग और माला दिखाई जाती है। देर रात नींद न आने की वजह से वो नीचे किचन में कुछ खाना ढूंढने जाती है, लेकिन वापस लौटते समय उसे बेसमेंट एरिया में जाने वाले कमरे का नॉब जोर जोर से हिलता नजर आता है, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता था। मीना जैसे ही उस दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लॉक उसके हाथ में निकल आता है और अंदर से एक चूहा निकलता है। मीना थोड़ी घबरा जाती है और कमरे की ओर लौटने लगती है। इसी बीच उस कमरे से उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है और उसे एक अजीब सा साया खड़ा दिखता है। पर तभी फज्र की अजान हो जाती है और सब कुछ जैसे नॉर्मल हो जाता है। इधर दूसरी ओर एक बूढ़ी औरत दिखती है जो किसी शैतानी जिन की किताब पढ़ रही थी। अचानक एक भयावह आवाज कहती है कि परदादी लौट आई है और सीन यही कट हो जाता है। अगली सुबह डोरबेल बजती है। दरवाजे पर इन दोनों को दिखाया जाता है। लड़के का नाम लिमो और लड़की का नाम नसरीन था। असल में लिमो यहाँ पिछली रात टूटे हुए लॉक को ठीक करने आया था, जिन्हें जद ने यहाँ विन के कहने पर भेजा था। उधर नसरीन उनके घर में इधर उधर घूम रही होती है। तभी जोई वहाँ आती है। नसरीन यहाँ उनके परिवार की तस्वीरें देख अजीब तरह से कहती है, आप लोग बहुत हैप्पी फैमिली हैं, है ना? ये सुनकर जोई को अटपटा लगता है। नसरीन बात संभालते हुए जोई को एक डिब्बे में गांव का स्पेशल खाना बतौर गिफ्ट देती है, जिसे देखकर जोई खुश हो जाती है। फिर हम नसरीन के घर का दृश्य देखते हैं, जहाँ जिन के असर वाली वही लड़की लाई गई थी जिन्हें विन और जद ने देखा था। असल में नसरीन का भाई लुंग लोगों से जिन उतारने का काम करता था। यहाँ लुंग उस लड़की को जिन के असर से पूरी तरह से मुक्त करके परिवार को सौंपते हुए कहता है कि दोहा के प्रेयर्स ने उस जिन को पूरी तरह से नहीं भगाया था, पर अब यह लड़की खतरे से बाहर है। पर कमरे में आते ही नसरीन अपने भाई से विनती करती है कि उसे भी यह विद्या सिखा दे, लेकिन लुंग उसे मना करता है क्योंकि उनके परिवार में लड़कियों को यह नहीं सिखाया जाता। ऊपर से उसके मुताबिक नसरीन बहुत गुस्सैल है, उसके पास यह ताकत होना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो लिमो को यह काम सिखाना चाहता था जिसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। यहाँ नसरीन अपने भाई से कहती है कि अगर वह उसे नहीं सिखाएगा तो भी कम से कम उस परिवार की मदद जरूर करे, और वह विन के परिवार की फोटो उसके सामने रख देती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि यह तस्वीर नसरीन ने विन के घर से चोरी करके लाई थी और अब वह लुंग से विन के परिवार पर काला जादू करने को कह रही है। पर इसकी वजह क्या है, यह आगे चलकर पता चलेगा। उधर उसी दिन विन की नई ऑफिस में पहली ज्वाइनिंग थी। बॉस उस जैसा काबिल कर्मचारी पाकर खुश था, इसलिए उसका बॉस विन के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट भी दे देता है। उसी रात जोई अकेले बैठकर काला जादू वाली वही किताब पढ़ते हुए वही खाना खा रही थी जो नसरीन देकर गई थी। तभी विन घर आता है, पर देर रात तक बाहर रहने पर जोई बेहद नाराज हो जाती है क्योंकि उसे विन पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। पहले जब वो लोग यहीं रहते थे तो विन ने एक बार जोई को धोखा दिया था। जोई के मुताबिक उन्हीं हरकतों की वजह से उनके सारे पैसे खत्म हुए। विन ने अपना पैसा दूसरी औरतों पर उड़ा दिया। जोई की यह सब बातें सुनकर विन भी गुस्सा हो जाता है और वापस से उनके बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। झगड़े के बाद जोई और विन उस रात अलग अलग सोते हैं। जोई जब सो रही होती है तो खिड़की पर हमें एक बिच्छू दिखाई देता है और कोई ताकत धीरे धीरे उसकी चादर खींचती है और नीचे गिरा देती है, जिससे जोई की आंख खुल जाती है। पर वह हवा का असर समझकर खिड़की बंद करने उठती है। तभी उसे बाहर एक अजीब सा क्रीचर खड़ा दिखता है, जिसके सिर की जगह बकरे का सिर था और उसकी बॉडी भी अजीब थी। वह एक भयानक आवाज में जोई से कहता है कि तुम मेरी गुलाम हो। यह कहते ही खिड़की पर बैठा बिच्छू जोई को काट लेता है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है और वो क्रीचर अब वहाँ से गायब हो चुका था। उधर विन सोफे पर सो रहा था, पर अचानक उनकी छोटी बेटी लिन की चीख से उसकी आंख खुलती है। माँ बाप दोनों भागकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर एक बकरी का बुरी तरह कटा हुआ मुर्दा शरीर लटका है। यह देखकर डर से लिन रोने लगती है। अब ऐसा लग रहा था जैसे उनके परिवार पर कोई कहर टूट पड़ा हो। इधर अगली सुबह से ही केकड़े के काटने की वजह से जोई की तबीयत बिगड़ने लगती है। इसके बावजूद वह बाजार चली जाती है। उधर उसी समय लिन समुद्र किनारे बैठकर दोस्तों को पिछली रात की घटना बता रही होती है, पर तभी अपनी वहाँ आती है जो बहुत गुस्से में थी। वह कहती है कि लिन वह चीज वापस दे दे, वह उसकी परदादी की है, अगर वह उसे वापस नहीं करेगी तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। यह सुनकर लिन घबरा जाती है। तभी एक दूसरी औरत आकर नी को वहाँ से ले जाती है। इतने में जोई भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन लिन उसे कुछ नहीं बताती। उसी समय मीना अपने कमरे में अकेली बैठकर वही माला देख रही होती है कि अचानक उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वह लैपटॉप
की तरफ सिर घुमाती है, उसे दरवाजे पर एक भयानक आकृति दिखती है जो डरावनी आवाज में पूछती है, क्या कर रही हो? यह देखकर मीना बुरी तरह घबरा जाती है। तभी वह मुड़ती है तो सामने लिन खड़ी होती है और वही सवाल करती है, क्या कर रही हो? मीना डर तो गई थी, लेकिन वह यह बात लिन से साझा नहीं करती। उसी रात जब जोई रसोई में काम कर रही थी तो अचानक उसे खांसी आने लगती है और खांसी के साथ खून आने लगता है, पर जोई को लगता है ये सब शायद केकड़े के काटने की वजह से है। पिछली रात की घटना के बाद उनके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखा गया था ताकि कोई बाहरी इंसान उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। पर आधी रात लिन की आवाज से जोई की नींद खुलती है। जोई यहाँ देखती है कि लिन इतनी रात को बेसमेंट की ओर जा रही है। जोई जब उसे पुकारते हुए उसके पीछे वहां जाती है तो उसे जमीन पर एक इंसानी आंख पड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। तभी वह एक कोने में लीन को देखती है जो बड़े डरावने ढंग से बकरे का कच्चा मांस खा रही थी। पर तभी लीन की भी आंखें गायब हो जाती हैं। यह देखकर जोई जान बचाकर भागती है। ऊपर आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते समय उसके पैरों से वही आंख आकर टकराती है और तभी एक खौफनाक जिन उसके कान के पास आकर पूछता है, उसका गॉड कौन है? इतना होते ही जोई की नींद टूट जाती है, यानी यह सब एक सपना था। सीन अब अतीत में जाता है जहाँ हम उस रात का वाकया देखते हैं जब नी के अंदर से जिन निकाला जा रहा था। कम उम्र के मौलवी तोहा नी पर रुकिया कर रहे थे। नी अपने पिता और तोहा को डरा धमका रही थी, लेकिन लगातार दुआ पढ़ते पढ़ते वे नी के अंदर के जिन को शांत करने में कामयाब हो जाते हैं। सीन अब वापस से प्रेजेंट में लौटता है जहाँ लिमो अपने दोस्तों के साथ बाइक से घूमते हुए समुद्र किनारे पहुँचता है जहाँ लिन अकेली बैठी थी। लिमो उसे देखकर पास आता है और बात करने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ लिन का कोई दोस्त नहीं तो वह यहाँ उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर उससे शेयर करता है। उसके बर्ताव से लिन पल भर में समझ जाती है और सीधे उससे पूछ लेती है क्या वह उसे पसंद करता है। लिमो झेंप जाता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम नसरीन के भाई को विन के परिवार के फोटो पर काला जादू करते हुए देखते हैं जो उनकी फोटो पर कुछ लिखता है। उधर उसी शाम जोई डॉक्टर के पास जाकर अपने हाथ के इलाज के लिए डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेती है और अस्पताल से लौटते समय बाजार में खरीदारी कर जब वे घर की ओर निकलती है तभी कुछ दूर एक सुनसान चौराहे वाले सड़क पर उनकी कार बंद हो जाती है। जोई यहाँ कार के बंद होने की वजह समझ नहीं पाती। तभी अचानक मीना सड़क के बीच उसी बकरे के सर वाले अजीब क्रीचर को खड़ा देखती है और अजीब बात यह थी कि जोई भी उसे देख पा रही थी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाता है। इतने में उनकी कार भी स्टार्ट हो जाती है, पर साइड से आ रही एक ट्रक से उनकी कार टकरा जाती है जिससे मीना और जोई बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पर जोई यहाँ सड़क के बीच धुंधला सा किसी को खड़ा देखती है और बेहोश हो जाती है। इधर विन अपने काम से वापस आते वक्त जब कार में बैठने लगता है तभी उसकी चाबी नीचे गिर जाती है। चाबी उठाते हुए उसे शीशे में एक जिन दिखता है जो ठीक उसके पीछे खड़ा था। हालांकि नंगी आंख वहाँ कोई नहीं दिखता। वह डर कर फौरन कार में बैठता है, पर जैसे ही कार स्टार्ट करता है वह भयानक जिन उसके बिल्कुल पास आता महसूस होता है जिससे विन बुरी तरह घबरा जाता है। इतने में जद वहाँ आता है और उसे पत्नी बेटी के एक्सीडेंट की खबर देता है। उधर जोई और मीना को अस्पताल पहुँचाया जा चुका था। विन भी जैसे तैसे अस्पताल पहुँचता है, पर यहाँ आने पर उसे लीन और लिमो से पता चलता है कि इस हादसे में मीना की मौत हो गई है और जोई अभी भी बेहोश है। अगले सुबह बौद्ध रीति से मीना का अंतिम संस्कार होता है। यहाँ मौलवी तोहा के साथ लिमो और नसरीन भी आते हैं। लिमो जाकर मौलवी और उसके बेटे डिंग के पास बैठता है, पर दूर खड़ी नसरीन विन को ही देखे जा रही थी। तभी लिमो को लगता है कि उसे वहाँ मीना की आत्मा दिख रही है। वह यह बात बताता है तो मौलवी तोहा उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बताते हैं कि यह मीना की आत्मा नहीं बल्कि कारीन जिन हो सकता है। यह वह जिन होता है जो जन्म से मौत तक इंसान के साथ रहता है और उसी इंसान जैसा दिखता है। दूसरी तरफ नसरीन यहाँ मंद मंद मुस्कुरा रही होती है, पर उसे ऐसा करते मौलवी तोहा देख लेते हैं। अगले दिन जोई को होश आता है, पर जैसे ही उसे विन से यह दुखद खबर मिलती है कि मीना अब उनके साथ नहीं है, वह तड़प तड़प कर रोने लगती है और इन सब का जिम्मेदार विन को मानती है, क्योंकि उसने उस रात घर के बाहर जो भयानक आदमी देखा था वही एक्सीडेंट से पहले उन्हें उस सड़क पर भी दिखा था। जोई को यहाँ ऐसा लग रहा था कि वह घर शापित है। ये सुनकर विन सन्न रह जाता है और तुरंत कार लेकर नसरीन के घर जाने के लिए निकल पड़ता है और बार बार उसे कॉल लगाता है। पर नसरीन और उसका भाई तो अभी भी विन के परिवार पर काला जादू कर रहे थे। यहाँ अपने भाई के द्वारा किए गए खूनी रिचुअल की मदद से नसरीन अपने ही खून से शैतानी जिन के साथ एक सौदा कर लेती है जो अधूरा रहा तो उसकी जान भी जा सकती थी। वे दोनों जब इस काम में लगे थे तभी वहाँ लिमो भी आ पहुँचता है। थोड़ी देर में विन भी वहाँ आ जाता है। यहाँ विन आते ही नसरीन को ब्लेम करने लगता है कि उसे पता है कि उसने ही विन के परिवार के साथ कुछ किया है। यहाँ पीछे की खिड़की से लिमो उनकी बातें सुन ये समझ जाता है कि जरूर नसरीन और विन के बीच पास्ट में कोई संबंध रहा है। वह तुरंत नसरीन के कमरे में जाता है और सामान खंगालने लगता है, जहाँ उसे विन और नसरीन की तस्वीरों के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट मिलता है जिसमें नसरीन के मिस
मिसकैरेज का जिक्र था। यह सब देखकर लिमो हक्का बक्का रह जाता है। तभी एक कांच के जार में संरक्षित एक नवजात का शव दिखता है, जिससे लिमो बुरी तरह घबरा जाता है। वह मर्तबान उठाकर सीधे नसरीन और विन के पास पहुंचता है और लिमो नसरीन से उसके कमरे में रखे उस बच्चे के बारे में पूछता है। नसरीन बताती है यह उसी बच्चे का शरीर है जिसे उसके पिता यानी विन ने स्वीकार नहीं किया और उसे मार डालने को कहा था। यह सुनकर विन सन्न रह जाता है। यहाँ एक बात साफ हो गई थी कि कई साल पहले जिस बेवफाई की बात जोई कर रही थी, विन का वह संबंध असल में नसरीन से था। हालांकि जोई को यह नहीं पता था कि वह लड़की कौन है। इसी अवैध संबंध से नसरीन गर्भवती हुई थी। जब उसने विन को इसकी खबर दी तो उसे लगा था कि नसरीन झूठ बोल रही है, इसलिए उसने उसे उस बच्चे को मरवा देने कहा। यह सुनकर नसरीन और भड़क उठती है, क्योंकि वह अपने बच्चे से प्यार करती थी, उसे जन्म देना चाहती थी, पर वह उसे रख न सकी और उस दिन अपने बच्चे के साथ नसरीन खुद भी मर गई थी। नसरीन कहती है कि जैसे विन ने उसे और उसके बच्चे को मार दिया था, वैसे ही अब विन को अपनी पत्नी और बच्चों को खोना होगा। ये सुनते ही अपनी पत्नी बेटी को बचाने के लिए विन नसरीन के सामने झुक जाता है और मिन्नत करता है कि वह उसकी पत्नी और बेटी को नुकसान न पहुंचाए। बदले में वह अपनी जान तक देने को तैयार है। नसरीन को भी शायद यही चाहिए था, इसलिए वह विन पर वार करने ही वाली होती है कि तभी नसरीन का भाई लुंग विन के सिर पर हाथ रख देता है। नतीजन चोट उसे खुद लगती है। वह नसरीन को रोकता है, कहता है वह पहले ही बहुत गलत काम कर चुकी है, अब उसे रुकना होगा। फिर वह जिन को बांधने वाली वह गुड़िया विन के हाथ में दे देता है। यही वह माध्यम था जिससे उसने जिन को विन के घर भेजा था। विन के परिवार को खत्म करने वाले उस जिन को सिर्फ इसी गुड़िया से कैद किया जा सकता था। विन तुरंत वह गुड़िया लेकर वहाँ से निकल जाता है। लिमो यहाँ नसरीन और लुंग से कहता है अब वह वही करेगा जो उसे सही लगेगा और वह भी वहाँ से चला जाता है। यानी अब लिमो अपने ही परिवार के पक्ष में नहीं था। उधर घर लौटते हुए विन अपने दोस्त जद को फोन करता है और उससे कहता है कि वह फौरन अस्पताल जाए, क्योंकि इस वक्त विन की पत्नी और बेटी दोनों को बचाना जरूरी है। इसी बीच लिन घर में पूरी तरह अकेली थी, पर तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। उसकी आंखें अब एकदम सफेद थी। अगले ही पल वह फिर सो जाती है, पर तभी मीना की आवाज से उसकी नींद खुलती है। तभी अचानक किसी के सिर पर वार करने से लिन बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसके सिर से रिश्ते खून से एक बर्तन में उसके खून के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। यह काम कोई और नहीं बल्कि बूढ़ी कर रही थी। अब वह उसी खून से काला जादू शुरू करती है। होश में आते ही दर्द से कराहती लिन को वह कहती है उसने उसे पहले ही मना किया था कि उस चीज से दूर रहे। अब परदादी लौट आई है, अब नी को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। यह कहकर वह भयावह तरीके से जादू जारी रखती है। इधर लिन रेंगते रेंगते वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर नी एक बड़ा कील व हथौड़ा लेकर बड़ी निर्दयता से उसके हाथ में कील ठोक देती है ताकि वो वहाँ से भाग न सके। सारे रिवाज पूरे कर वह उसी बर्तन में कुछ चीजें मिलाती है जिसमें लिन का खून था। फिर वह उन चीजों के साथ लीन के पास आती है और लिन के माथे पर उन्हें लगा देती है, जिसे लगाते ही लिन चीख उठती है और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं, मानो उस पर किसी जिन का पूरा कब्जा हो गया हो, जिसे देख बूढ़ी नी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। इधर लुंग भी जब अपनी बहन को खोजते हुए बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर उसकी बहन की लाश लटक रही थी, यानी उसने खुद को मार डाला था। इधर विन जब लिन के कमरे में जाता है तो कमरे के एक कोने में खड़ी लिन की भयावह सूरत देख वो डर जाता है, पर अगले ही पल वह वहाँ से ओझल हो जाती है और जंगल की ओर भागती हुई नजर आती है। उधर लिमो यहाँ मौलवी तोहा और उसके बेटे डिंग को लेकर विन और उसकी बेटी की मदद के लिए आ रहा होता है कि तभी वे कार के सामने से भागते विन को जंगल में घुसते हुए देखते हैं, इसलिए यह सभी विन के पीछे जाते हैं। इधर जिन के वश में पूरी तरह आई लिन के पीछे पीछे दौड़ते विन के सामने हाथ में छुरी लिए उसकी ही बेटी आ खड़ी होती है। उसकी यह खतरनाक सूरत देखकर विन सन्न रह जाता है। उधर लिमो के साथ बाकी लोग भी वहाँ आ पहुँचते हैं। उस वक्त लिन विन के सीने पर बैठकर उसे मार डालने की कोशिश कर रही थी। मौलवी तोहा और डिंग इससे पहले कि कुछ कर पाते जिन डिंग को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसे देखकर मौलवी प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वह प्रेयर्स पढ़ता जाता है जिन कमजोर होता दिखता है और विन को छोड़ देता है। मंत्रों के असर से तड़पता जिन लिन समेत हवा में झूलने लगता है, पर प्रेयर्स पूरी होते होते वहाँ तेज झोंके चलने लगते हैं, जिससे आंधी तूफान सा माहौल बन जाता है। उसी पल मौलवी विन से वह गुड़िया मांगता है जिसे लुंग ने उसे दिया था, ताकि उसे जलाकर जिन को पूरी तरह नष्ट कर दे। लेकिन इस तूफानी हवा में आग जलाना मुमकिन नहीं था। इतने में जिन नीचे उतर आता है और सबको चुनौती देता है कि वह इस बच्ची को अपने साथ ले जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तभी मौलवी किसी तरह उस गुड़िया को आग लगा देता है, जिससे जिन चीखता हुआ मौलवी पर टूट पड़ता है। पहले वो उसका हाथ तोड़ता है, फिर उसकी गर्दन मरोड़कर मौलवी तोहा की हत्या कर देता है। पर यहाँ गुड़िया के जलने पर भी जिन पर कोई असर क्यों नहीं हुआ था, इसका जवाब मैंने इस फिल्म के एंडिंग में बताया है, तो एंडिंग मिस मत कीजिएगा। इधर डिंग अपने पिता की मौत से टूट जाता है और जिन वहाँ से भागने लगता है। विन भी उसके पीछे
दौड़ पड़ता है। उधर जद भी जोई को लेकर अस्पताल से लौट रहा था कि उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। चूंकि जोई किसी भी तरह घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए वह बिना रुके दौड़ते हुए घर की तरफ निकल जाती है। इधर विन अपने घर पहुंच जल्दी से उसी बेसमेंट की ओर जाता है। तभी बेसमेंट की सीढ़ियों से जिन अपना असली रूप लिए ऊपर चढ़कर आता है, जिसे देख विन दंग रह जाता है। तभी उस जिन की आवाज गूंजती है कि वह मेरी है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। अगले ही पल ऊपर से लीन उस पर झपटती है। वह विन पर लगातार वार करने लगती है। वह अपने पिता को मार डालना चाहती थी। इसी धुन में मारते मारते जिन अपने रियल रूप में आ जाता है और विन का गला दबोच लेता है। लंबे समय तक गला दबाने से विन बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह सामने देखता है कि लीन एक छुरी से खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि लीन अपनी ही कलाई रोकने की कोशिश कर रही थी और वो जिन पीछे से उसके हाथ से छुरी को उसकी जिस्म में उतारना चाह रहा था। विन अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाता है कि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है। वह लिन का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। इतने में जोई भी आकर लिन को पुकारती है, जिससे विन का भी हौसला लौट आता है। पर तभी लिन पर जिन का पूरा कब्जा हो जाता है और वह कहता है, मैं इस बच्ची को साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर माँ बाप फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उसी समय डिंग पहुंच जाता है। वैसे शुरू से डिंग किसी भी जिन का सामना करने से बहुत डरता था, मगर इस बार वह नहीं घबराता और प्रेयर्स करना शुरू करता है, जिससे जिन तड़पने लगता है। पर वह लिन को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वह वही करता है जो वर्षों पहले नी के साथ किया था। वो अपनी पूरी ताकत से वह छुरी लिन की आंख में भोंक देता है। पर उसी क्षण फज्र की अजान गूंजती है। अजान की आवाज सुनते ही जिन अब लिन को और नुकसान नहीं पहुंचा पाता और उसे छोड़ देता है। अपनी बड़ी बेटी खोकर विन भी अपने पापों का फल पहले ही भुगत चुका था। लिमो जब अपने घर लौटता है तो वह अपने बड़े भाई के गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। पहले तो लुंग चुप रहता है, पर फिर आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब लुंग लिमो को बताता है कि वो इतना निर्दयी नहीं है कि किसी के बदले को पूरा करने के लिए एक परिवार की भेंट चढ़ा दे। असल में लुंग ने तो विन के परिवार पर काला जादू करके जिन भेजा ही नहीं था। वो गुड़िया और मंत्र सब झूठ था, जिसे लुंग ने बस नसरीन को गुमराह करने के लिए किया था। यह सुनकर लिमो दंग रह जाता है और वह कहता है कि उसने अपनी आंखों से लीन के भीतर जिन देखा है। यह सुनकर अब बड़ा भाई भी चौंकता है। वह अपने हाथ में पकड़ी खास तस्बीह पढ़ते हुए देखने की कोशिश करता है कि यह जिन किसने भेजा था। दृश्य अतीत में लौटता है और अब हम देखते हैं कि नी के भीतर का जिन निकालने के बाद तोहा ने उसे एक सींग के भीतर कैद कर दिया था। उसने जिन को पूरी तरह नष्ट नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त तोहा के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस शक्तिशाली जिन को खत्म कर सके। इसलिए वह सींग उसने नी के पिता को सौंप दिया था और उन्हें कहा था कि इसे किसी सुरक्षित जगह रख दें। पर अब सवाल यह था कि वह सींग विन के घर कैसे पहुंचा। तो असल में उस घर में पहले नी ही रहती थी। सबसे रोचक बात यह थी कि नी का परिवार और जद की फैमिली एक ही थी, जो उसी घर में रहा करते थे। घर में लगी उस महिला की तस्वीर जिसे स्टार्ट में दिखाया था, असल में जद की परदादी की थी। नौकरी के सिलसिले में वे बरसों उसी घर में रहे, लेकिन काम में अच्छा प्रदर्शन न होने और विन के वापस लौटने के कारण वह घर उनसे लेकर विन और उसके परिवार को दे दिया गया था। जद जानता था कि नी के पिता ने उस घर के बेसमेंट में ही उसकी परदादी के जिन को कैद कर रखा है। विन से ईर्ष्या के कारण उसने एक चाल चली। पहले वह नसरीन के भाई को यह कहकर घर लाता है कि उनके घर में मौजूद एक कैद जिन उन्हें परेशान कर रहा है। इसलिए नसरीन का भाई दुआ कलाम पढ़कर उसमें कैद जिन वाले उस सींग को जला देता है, लेकिन वह पूरी तरह राख होने से पहले ही जद उसे आग से निकाल लेता है और किसी खुली जगह पर रख देता है। नतीजन सींग के भीतर का जिन मुक्त हो जाता है। उसी दिन जद अपना परिवार लेकर वह घर छोड़ देता है और सेम डे विन और उसका परिवार भी वहाँ रहने आ जाता है। जद ने मामूली ईर्ष्या में अपने पुरखों के कैद जिन को अपने ही बचपन के दोस्त के परिवार के पीछे लगा दिया और यही वजह थी कि तोहा के उस गुड़िया के जलाने पर भी जिन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लिन के भीतर जो जिन था वह नसरीन और उसके भाई द्वारा भेजा गया जिन नहीं, बल्कि बूढ़ी नी की परदादी का जिन था, जिसे वर्षों पहले तोहा ने ही हराया था। इसी निजी दुश्मनी के चलते उसने तोहा को इतनी बेदर्दी से मारा था। पर इन सब में सबसे डराने वाली बात यह थी कि विन और उसके परिवार को अभी भी जद की असलियत पता नहीं थी, यानी आगे उनके साथ और भी बहुत कुछ बुरा होने की संभावना बनी हुई है। खैर, हम इंसानों का चेहरा तो देख लेते हैं, मगर उनका दिल नहीं देख सकते, और सबसे बड़ा नुकसान वही पहुंचा सकते हैं जो मन ही मन में हमारे लिए ईर्ष्या और दुश्मनी पालकर दोस्त या परिवार बन हमारे साथ रहते हैं, जिनका वक्त रहते सामना करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। तो यही थी आज की थाईलैंड की एक इस्लामिक हॉरर मूवी की कहानी। उम्मीद है यह भयानक कहानी पसंद आई होगी और आपको इस मूवी ने एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया होगा।